तो नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए हमारे पास है डेंसिटी ऑफ ए लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, सो हम स्टार्टिंग करें यूनिट सेल से हम उसको इलेबोरेट करेंगे टू गेट डेंसिटी ऑफ ए कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी हमारे पास होता है मास और वॉल्यूम। अगर मास हमारे पास ग्राम में है, डेंसिटी वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो डेंसिटी की यूनिट हमारे पास आएंगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हमारे पास डेंसिटी में जो मास है वो किलोग्राम में है, तो जो वॉल्यूम है दैट विल बी इन मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट हमारे पास बनेगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो होता है जनरल फॉर्म डेंसिटी का। हमें डेंसिटी चाहिए हमारे यूनिट सेल के लिए। ठीक है, तो मास क्या होगा? तो जो पार्टिकल प्रेजेंट है क्यूब के अंदर, उन पार्टिकल का मास होगा। ठीक है, तो एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय द कंट्रीब्यूशन विल गिव मी द मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। से अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर सब जानते ही है, एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन हमारे पास आता है दैट इज 1। मतलब है कि पूरी यूनिट सेल में एक ही एटम प्रेजेंट है, तो मास किसका होगा? उस एक एटम का ही तो होगा ना। समझे बात वाली? तो मास अगर हमें चाहिए तो हमें चाहिए मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स, और वो क्या होगा? Z into mass of one particle, where Z is the contribution of atoms in that particular unit cell. ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? एटम्स किस सिमेट्री में प्रेजेंट है? क्यूबिक सिमेट्री में प्रेजेंट है, तो जो वॉल्यूम होगा वो किसका होगा? क्यूब का होगा। तो वॉल्यूम विल बी ए क्यूब। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो ये बनता है Z into मास ऑफ वन पार्टिकल डिवाइड बाय ए क्यूब। ठीक है, अब दिस इज द डेंसिटी ऑफ ओनली वन यूनिट सेल। हमें चाहिए डेंसिटी किसकी? कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर की। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वन यूनिट सेल। हमें क्या चाहिए? डेंसिटी ऑफ कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर। So let me assume that I have 1 mole of unit cell that makes a lattice structure. तो मान लेते हैं कि मेरे पास 1 मोल यूनिट सेल है which is making a complete lattice structure. ठीक है, तो 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, दैट मींस 6.02 into 10 की पावर 23, लाइक दैट। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जो मास बनता है उसे क्या कहते हैं? हम मोलर मास कहते हैं, है कि नहीं? तो अगर मेरे पास 1 मोल पार्टिकल है और मुझे उसका मास चाहिए, तो वो मास क्या कहलाया जाएगा? मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ वन पार्टिकल। समझे बात ये वाली? तो अगर मैं यहां पर एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट बिकम्स ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसमें मेरे पास प्रेजेंट है 1 मोल यूनिट सेल। एक बात तो ये हो गई। अब बात है इसके वॉल्यूम की। तो जब एवोगैड्रो नंबर से मैंने एक पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है मोलर मास ऑफ द पार्टिकल। ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल्स बढ़ गए हैं। अगर पार्टिकल्स बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल का वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना, है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं 1 मोल पार्टिकल 1 मोल यूनिट सेल ले रहा हूं वहां पे, तो 1 मोल यूनिट सेल से पार्टिकल का नंबर बढ़ा तो मास बढ़ा, वो मैंने यहां शो कर दिया। लेकिन जैसे ही इतने पार्टिकल बढ़ गए तो पार्टिकल्स का वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना, तो मुझे यहां पर भी तो एवोगैड्रो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या नहीं?
समझे बात नहीं वाली कि एक मोल बनाने के लिए मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिससे पार्टिकल्स का मास बढ़ा, और पार्टिकल्स का मास बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इस चीज को मैं कह सकता हूं मोलर मास यानी कैपिटल M, और नीचे हमारे पास हो जाएगा Na into A cube। दिस बिकम्स द डेंसिटी ऑफ 1 mole crystal structure, or we can say 1 mole unit cell, which makes a crystal structure. Is this part clear to you or not? मैं रिपीट करता हूं, अगर मुझे एक यूनिट सेल की डेंसिटी चाहिए तो उसका फॉर्मूला है Z into मास ऑफ 1 पार्टिकल डिवाइड बाय A क्यूब। लेकिन अगर मुझे डेंसिटी चाहिए 1 मोल यूनिट सेल की, और 1 मोल यूनिट सेल मान लेते हैं दैट मेक्स ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो उसका फॉर्मूला होगा Z into मोलर मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू में A क्यूब मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। समझे बात कि नहीं है कभी ये वाली? तो ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं, दैट इज फॉर ओनली 1 यूनिट सेल, दैट इज फॉर 1 मोल यूनिट सेल। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स किसी भी सॉलिड पे नेचुरली आते हैं, ठीक है, और हम ला भी सकते हैं बाय सम फिजिकल चेंज। मोस्टली हम उसको हीटिंग करके लेकर आते हैं। ठीक है, डिफेक्ट क्या है कि मेरे पास मान लीजिए एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इस तरह का अरेंजमेंट। अभी अगर पार्टिकल रेगुलरली और लॉन्ग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो उसे मैं कहता हूं परफेक्ट सॉलिड। लेकिन अगर इसी सॉलिड में कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है, डिफॉर्मिटी दो तरह की आ सकती है, एक होती है हमारे पास लाइन डिफेक्ट, एक हमारे पास होता है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब है कि एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर की एक कंप्लीट रो ही खराब हो जाए। जैसे मान लो कि इस तरह कुछ था और मैंने यहाँ पे कोई फिजिकल चेंज किया, मैंने इस पे प्रेशर लगाया या मैंने इसको हीट किया, तो उस काम से हो सकता है कि कुछ किसी रो में कुछ गड़बड़ी आ जाए। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा हो गया है, नाउ दिस थिंग बिकम्स ए लाइन डिफेक्ट। तो जिसको स्ट्रेट जाना था वो क्या हो गई, बेंड हो गई। समझे बात की नहीं ये वाली? तो इसे बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में एक पर्टिकुलर साइट में डिफॉर्मिटी आएगी, मतलब किसी लेटेस्ट पॉइंट में डिफॉर्मिटी आएगी। मान लो यहां पर भी मैंने कोई फिजिकल चेंज कर दिया, द चेंज कैन बी ऑफ प्रेशर और इट कैन बी ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो हो सकता है कि कोई पार्टिकल जो है वो अपनी जगह को छोड़ दे वहां से, तो किसी पॉइंट में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। यहां पर एक पार्टिकल था, अब पार्टिकल यहां पर नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, समझे बात ये वाली कि नहीं? और ये भी हो सकता है कि मान लो कि मेरे पास कोई स्मॉल पार्टिकल्स का ग्रुप प्रेजेंट है, मैंने दोनों को साथ में लाया, थोड़ा प्रेशर लगाया उसके ऊपर, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो स्मॉल पार्टिकल हमारा प्रेजेंट है वो बड़े पार्टिकल्स के बीच में आके बैठ जाए। ये भी किस में आ जाएगा, हमारा डिफेक्ट में आ जाएगा। तो द स्ट्रक्चर इज नॉट इन सिमेट्री, डिसऑर्डर क्रिएट होगा यहाँ पे, और उसी डिसऑर्डर को मैं क्या कहता हूं, डिफेक्ट कहता हूं। तो लाइन डिफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिटेल में पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। सो पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के पढ़ेंगे हम। पहला हम पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री, दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्री, और तीसरा हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट मोस्टली नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ केस में इसको इंड्यूस भी कर सकते हैं हम बाय सम हीटिंग और सम प्रेशर। तो इनमें से पहले हम पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, इसे नोट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है AB, ये कंपाउंड स्टोइशियोमेट्री में है। मैंने कहा मेरे पास कंपाउंड है AB2, ये कंपाउंड स्टोइशियोमेट्री में है।
मैंने कहा मेरे पास कंपाउंड है A2B3, ये कंपाउंड स्टोइशियोमेट्री में, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो आपके पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स का जो रेशियो बनेगा दैट हैव टू बी इन दी होल नंबर। तो अगर आपके पार्टिकल्स का रेशियो होल नंबर में आता है उसे कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड, और इन्हीं कंपाउंड में बनेगा हमारे पास स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब ये है कि इस केस में मान लीजिए कोई डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, तो डिफेक्ट क्रिएट होने के बावजूद भी इसका जो फॉर्मूला है वो AB ही रहेगा। समझे बात ये वाली के? नहीं तो हो सकता है इसका फॉर्मूला बन जाए A4B5, नहीं तो बन सकता है इसका फॉर्मूला A2B3, कुछ भी बन सकता है यहाँ पे, लेकिन जो भी बनेगा वो स्टोइशियोमेट्री में होगा। मतलब जो रेशियो है वो कैसा होगा? होल नंबर में होगा। तो डिफेक्ट, इन तरह के कंपाउंड्स में डिफेक्ट आने के बाद जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो फॉर्मूला भी स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्मूला होगा। स्टोइशियोमेट्री का मतलब है कि पार्टिकल्स का जो रेशियो है, ये पार्टिकल्स का रेशियो जो है वो होल नंबर में होना चाहिए, उसे हम कहेंगे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझे बात ये वाली कि नहीं? बोलो। इसी में अगर मैं बात करता हूं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के बारे में, जस्ट एक ग्लिम्स देंगे इसका, उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे बाद में। ग्लिम्स ये मान लीजिए मेरे पास फॉर्मूला है AB, इस AB फॉर्मूले में किसी तरह का डिफेक्ट आ जाता है, तो डिफेक्ट आने के बाद इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन सकता है, या फिर इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन सकता है। तो अगर यहां पे देखते हैं तो जो रेशियो है नंबर्स का वो होल नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शंस में आ रहा है, इसे कहेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्री इसकी डिस्टर्ब हो गई है यहाँ पे। समझे बात ये वाली कि नहीं? तो ये इसका बेसिक डिफरेंस हो गया स्टोइशियोमेट्रिक में और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में। अब पढ़ते डिटेल में किसके बारे में? स्टोइशियोमेट्रिक के बारे में। तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे पास दो तरह का होता है। पहला केस हम पढ़ते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए, दूसरा केस हम पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड के लिए। न्यूट्रल पार्टिकल के फर्दर दो केस बनते हैं, एक हमारे पास बनता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा हमारे पास बनता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो दोनों के बारे में जानते हैं एक बार। सो पहले देखते हैं व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट। तो जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, वैकेंसी मतलब एक वैकेंट साइट वहां पे क्रिएट होने वाली है। तो वैकेंट साइट क्रिएट कैसे होगी? लेट्स से मेरे पास एक कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये है मेरा एक लैटिस स्ट्रक्चर, 3D में होगा ये। मैंने कोई यहाँ पे फिजिकल चेंज किया, फिजिकल चेंज नेचुरली भी हो सकता है और सिंथेटिकली हो सकता है, मतलब मैन मेड। ठीक है, तो कोई चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ यहाँ पे, और फिजिकल चेंज के बाद ऑब्जर्व हमने ये किया कि कुछ पार्टिकल्स जो है अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग थे। तो यहां पे क्या बन गई? अब एक वैकेंट साइट क्रिएट हो गई, इसे बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, कि पार्टिकल्स अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के चले जाते हैं। तो सम पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे हम? वैकेंसी डिफेक्ट। अब पार्टिकल तो कम हो गए तो मास कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है, और जब मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये परफेक्ट सॉलिड का, परफेक्ट सॉलिड से क्या बनी हमारे पास? इम्परफेक्शन, डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल देखते पहले होता क्या है, उसके बाद डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो फिर से बनाता हूं मैं एक लैटिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, जहां पर हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है उसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। ये हमने डिस्कस किया था पहले एक बार। ये जो साइड है इसे वॉइड कहते हैं। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, जहां कुछ नहीं होता। अगर इस वॉइड पे कोई पार्टिकल आके बैठ जाए
तो उस पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको हम कहते हैं इंटरस्टेशियल साइट। क्लियर नॉट कि ये हुआ लैटिस पॉइंट जहां पर मेन पार्टिकल प्रेजेंट है, ये हुआ वॉइड जहां पर कुछ भी नहीं है। अगर उस वॉइड पे कोई पार्टिकल आके फिट हो जाता है तो उस पॉइंट को बोलेंगे इंटरस्पेशियल साइट। अब देखते हैं डिफेक्ट क्या होगा इसमें, नोट कर लेंगे। सो विल डिस्कस अबाउट इंटरस्पेशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हमें चाहिए होगा एक लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस पॉइंट बनाए हैं मैंने यहाँ पे। हमने इंटरस्पेशियल साइट की बात कर ली थी। तो होगा क्या कि कोई स्मॉल पार्टिकल हो सकता है हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी एक पार्टिकल। अगर तो कार्बन तो है ही, मोस्टली कार्बन ही वहां पर आता है। अगर कोई स्मॉल पार्टिकल इसी वॉइड पर आके फिट हो जाए, मतलब किस तरह से, तो लैटिस पॉइंट ड्रॉ किए गए हैं। इस जगह पे कोई पार्टिकल आ गया, इस जगह पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल आ गया, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल आ गया। तो किसी रैंडम प्लेस पे हमारा पार्टिकल आके प्लेस हो जाएगा, रैंडम प्लेस पे। देयर विल बी नो सिमेट्री हियर। अब क्योंकि यह सिमेट्री नहीं है तो स्टोइशियोमेट्री भी प्रोड्यूस नहीं होगी। कुछ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट नॉन स्टोइशियोमेट्रिक भी होते हैं, ये ध्यान रखें। कुछ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कैसे होते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक भी होते हैं। समझे बात की नहीं है बस, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक भी होते हैं। क्लियर? जैसे अगर बात करता हूं मैं TiN, टाइटेनियम नाइट्राइड, स्टोइशियोमेट्रिक है ये हमारे पास। वी कैन हैव LaH2, लैंथेनम हाइड्राइड, ये भी कैसा है, स्टोइशियोमेट्रिक है। दीज आर कॉल्ड स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, कुछ कैसे होंगे, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। जैसे कौन सा होगा, मान लेते हैं मेरे पास प्रेजेंट है CeH 1.5, दैट बिकम्स नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इंटरस्पेशियल डिफेक्ट। क्लियर हो नॉट? नोट कर लेंगे इसको। सो नेक्स्ट स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हम पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड के केस में। आयोनिक कंपाउंड के केस में हमारे पास बनते हैं दो डिफेक्ट। पहला हमारे पास होता है शॉर्टके डिफेक्ट, दूसरा हमारे पास होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टके डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, ध्यान रखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट दो तरह के डिफेक्ट शो करता है, कौन कौन से, इसमें वैकेंसी डिफेक्ट भी होता है और इसमें इंटरस्टेशियल डिफेक्ट भी होता है। समझे बात सब ये वाली के? तो एक बार डिस्कस करते हैं शॉर्टके डिफेक्ट के बारे में, एग्जांपल लेके समझ अच्छे से आ जाता है। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए है तो मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का मतलब है पॉजिटिव आयन, क्लोराइड का मतलब है नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयंस आर सराउंडेड बाय नेगेटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव आयंस, लाइक दैट। तो इस तरह का हमारे पास कुछ अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का हमारा। सो परफेक्टली अरेंज है यहाँ पे, क्योंकि इसमें सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट आता है। तो होगा क्या, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैटिस पॉइंट। मान लो अगर एक पॉजिटिव गया तो एक क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, जिससे स्टोइशियोमेट्री ब्रेक नहीं होगी। समझे बात नहीं वाली में? तो क्या हुआ, मान लेते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल हमारा यहां से चला गया, एक पार्टिकल हमारा यहां से चला गया। तो एक पॉजिटिव गया, एक नेगेटिव गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही यहां पे, जितना पॉजिटिव गया उतना नेगेटिव गया, तो इट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ऑल्सो इट इज स्टोइशियोमेट्रिक। कि दोनों आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस इक्वल नंबर में निकले हैं वहां से। ये बनेगा हमारे पास शॉर्टके डिफेक्ट। समझे बात ये वाली कि नहीं?
अब इस केस में डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज पार्टिकल हैव बीन रिप्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस। तो मास कम हो गया बट वॉल्यूम वही रहा है ऑलमोस्ट, डेंसिटी कम हो गई यहां पे, ठीक है। और शॉर्टकट इफेक्ट कौन कौन से टाइप के आयनिक कंपाउंड शो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला, जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हाई होता है, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड इसे शो करेंगे, जैसे कि 6 एंड 8। NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है कि एक सोडियम सराउंडेड होता है 6 क्लोराइड से और एक क्लोराइड सराउंड होता है 6 सोडियम से, तो दे हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरी बात, इसमें कैटायन और एनायन का साइज सिमिलर होता है, सिमिलर होता है, ये सेम नहीं होता। मतलब कैटायन छोटा तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, कैटायन विल बी स्मॉलर देन द एनायन, बट साइज कैसा हो, कंपेरेबल हो, नॉट टू शॉर्ट। समझे बात ये वाली कि नहीं? तो ये दो मेन पॉइंट है जो शॉर्टकट इफेक्ट शो करते हैं। एग्जांपल लिख चुका हूं मैं, NaCl, एग्जांपल हमारे पास होगा AgBr और AgCl एंड एटसेट्रा। तो ये सभी शॉर्टकट इफेक्ट शो करते हैं, क्लियर है ना? इसे नोट कर लेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैंकल डिफेक्ट। मैंने अभी बताया फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है दो तरह के डिफेक्ट। पहला हमारे पास वैकेंसी होगा, उसमें साथ ही क्या होगा, इंटरस्टेशियल इफेक्ट। तो एक बार ये जान लेते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। पहला, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो होगा, जैसे कि 4। दूसरी बात, इसमें कैटायन का साइज काफी छोटा होगा एनायन से, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। और इसमें थर्ड केस में डेंसिटी जो है वो सेम रहती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती इसमें। लेट मी शो इट बाय डायग्राम। तो ये एनायन है, ये कैटायन, डिफरेंस देख पा रहे हैं ना साइज का। और फिर ये मेरे पास एनायन हुआ, फिर कैटायन हो गया, फिर ये कैटायन है, ये एनायन है, then small cation and large anion, then large anion, small cation and so on, चलता ही जाएगा हमारे पास ये। ओके, अब यहाँ पर एक वर्ड क्रिएट हो रहा है, देख पा रहे हैं ना? इस वर्ड का साइज इसके साइज से कंपैरेबल है, ठीक है। तो होगा क्या कि कैटायन ओनली विल लूज या विल बी शिफ्टेड फ्रॉम lattice point to interstitial point। कैटायन जो है वो लैटिस पॉइंट से शिफ्ट होके कहा जाएगा इंटरस्टेशियल पॉइंट। कैसे जाएगा, तो इसको ड्रॉ करते हैं हम एक बार। तो लेट्स से कि ये जो कैटायन है हमारा यहां पर था, ये कैटायन शिफ्ट होके यहां पर आ गया, ठीक है। अब लैटिस पॉइंट से कहा गया वो इंटरस्टेशियल पे, और यहां पे क्या क्रिएट हुई, वैकेंसी। तो इसमें दो डिफेक्ट आ गए, वैकेंसी भी आ गया और इंटरस्टेशियल भी आ गया। अब क्योंकि पार्टिकल तो नहीं है, डेंसिटी क्या रही उसकी, सेम रही, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ वैकेंसी हियर इट विल बिकम लिटिल कंडक्टिंग, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। सो वी विल ट्राई ए न्यूमेरिकल ऑन डेंसिटी, जो हमने क्वेश्चन और फॉर्मूला लिखा था उसका। तो क्वेश्चन लिया है हमें यहाँ पे, एन एलिमेंट हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर है तो जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 होगा। विद सेल एज, सेल एज का मतलब है ए, तो हमें ए दिया हुआ है 288 पिकोमीटर, और हम जानते हैं कि 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करता हूं तो मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करके सेंटीमीटर में चेंज कर सकता हूं।
So that will become 288 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। इसे सेंटीमीटर में चेंज क्यों किया गया? क्योंकि डेंसिटी हमें दी हुई है ग्राम सीएम क्यूब में, हमारी यूनिट्स जो है वो मैच होनी चाहिए। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग इजी हो जाता है। हमें कंट्रीब्यूशन दिया गया है, हमें एज लेंथ दी गई है, हमें डेंसिटी भी दी गई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछता है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, कि 208 ग्राम अगर मेरे पास एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे बेसिकली। ठीक है, आपको याद होगा अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था 1 मोल के लिए। तो अगर मेरे पास 1 मोल यूनिट सेल है तो फॉर्मूला होता है Z इंटू मोलर मास डिवाइड बाय Na इंटू A क्यूब। ये 1 मोल के लिए था। यहां पर हमें 1 मोल की बात नहीं कही गई, यहां में हमें पार्टिकल निकालने हैं। तो ये फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो जाएगा, रहेगा भाई, बट कुछ वैल्यू कुछ कांस्टेंट में चेंज आएगा। तो अगर मेरे पास अननोन अमाउंट है यूनिट सेल की तो फॉर्मूला बिकम Z वही रहेगा, नो चेंज। यहां पर आ जाएगा मास गिवन, और दिस इज नॉट मोलर मास, दिस इज मास गिवन इन द क्वेश्चन, डिवाइड बाय n। दिस n is not Avogadro particle, this is some other type of particle, it is different from Avogadro number, it can be less than or more than, multiply A क्यूब। तो ये दो चीजें सेम रहेंगी, इसमें चेंज आएगा। समझे बात के नहीं है? हमें जो गिवन मास दिया गया कितना है वो 208 ग्राम, हमें 208 ग्राम पार्टिकल निकालने हैं। ये मोलर मास था, मोलर मास में इतने पार्टिकल होते हैं ये हम जानते हैं। किसी कंपाउंड का अगर मेरे पास मोलर मास दिया गया है तो उसमें पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर। अगर पार्टिकल्स का मोलर मास ना दिया हो तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम एवोगैड्रो नंबर। यहां पे मुझे पार्टिकल का मोलर मास नहीं दिया गया है, तो जो पार्टिकल कौन से होंगे वो डिफरेंट फ्रॉम एवोगैड्रो नंबर। समझे बात वाली कि नहीं? तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग डेंसिटी, एज लेंथ एंड कंट्रीब्यूशन। समझे बात वाली? तो हमें A दिया हुआ है, पहले हम A क्यूब कर लेते हैं। तो A क्यूब क्या होगा? 288 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का होल क्यूब। तो ऑन सॉल्विंग दैट वैल्यू हमारे पास आता है 2.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज आवर एज लेंथ। डेंसिटी हमें दी हुई है यहाँ पे, Z पता है हमको, मास दिया, हमें क्या चाहिए? N चाहिए। लेट पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला हमें कुछ ऐसा मिलेगा, डेंसिटी 7.2, Z is 2, मास is 208 डिवाइड बाय n जो हमें चाहिए मल्टीप्लाई 2.39 into 10 की पावर माइनस 23। तो लेट डू सम एडजस्टमेंट हियर। तो n बनेगा 2 मल्टीप्लाई 208 डिवाइड बाय 7.2 into 2.39 into 10 to the power minus 24। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ n, और जो वैल्यू ऑफ n हमारे पास आएगी दैट विल बी 24.16 into 10 to the power 23 atoms. So this will be the given number of atoms that we require from this question. So I think clear to all of you? नोट कर लेंगे। फिर तो हमारे पास दो क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं होमवर्क के तौर पे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक होती है बेसिकली, जिसके थ्रू हम किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स के बीच का स्पेस, डिस्टेंस पता कर सकते हैं, वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो उसमें कॉपर
देखा गया तो कॉपर क्रिस्टलाइज होता है एफसीसी स्ट्रक्चर में, ठीक है। एज लेंथ देखी गई ये वाली वैल्यू 3.608 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। किसी सेपरेट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि कॉपर की डेंसिटी जो है वो है 8.92 ग्राम पर cm3। तो डेंसिटी दी गई है हमको, एज लेंथ दी गई है, हमें कंट्रीब्यूशन दिया गया है, हमें चाहिए मास ऑफ द कॉपर। तो ये सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। सेकंड केस में भी सिल्वर सीसीपी फॉर्म करता है। मैं पहले बता चुका हूं सीसीपी और एफसीसी सेम होते हैं, सो कंट्रीब्यूशन पता होगा मेरे ख्याल से। इसका भी एक्स-रे डिफ्रैक्शन किया गया ये देखने के लिए कि उसकी एज लेंथ कितनी है 408.6 पिकोमीटर। तो बाय यूजिंग ऑल द वैल्यूज वी हैव टू फाइंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर और हमें उसका मास दिया गया है 107.9 U। ये U का मतलब है मास ऑफ वन एटम। इसे अगर मैं ग्राम में चेंज कर देता हूं तो ये बन जाता है 1 मोल का मास। तो हम इस ग्राम वाली वैल्यू का यूज करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ओके, इसके बाद हमारे पास बच जाते हैं दो तरह के डिफेक्ट, इम्प्योरिटी और नॉन स्टेशियोमेट्रिक। उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। बाय।